Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 UGC नेट. हम यहाँ पे UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जो है इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इकोनॉमिक्स वालों के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, इसके बारे में हम करेंगे. इससे पहले जो है हमने हमारा जो है डॉक्यूमेंट्स पार्ट से रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक. और उसके बाद जो है हमने क्या किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए वो दूसरा सेशन था. और जो है उसके बाद कल या परसों जो है मैंने तीसरा सेशन जो है डाला था, जिसमें मैंने पैनल जो है स्पेशली मैंने इकोनॉमिक्स को लेकर बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं. तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक और सेशन लेके आऊँगी, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, हम उस पर भी एक सेशन पे बात करेंगे. और दूसरा मैंने बोला था कि हम जो है एक टीचिंग वाला पार्ट करेंगे, और तीसरा मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं हम वो करेंगे, ठीक. तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स वाले सेशन की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. तो स्टार्ट करते हैं. और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं. तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो है वो माइक्रो और मैक्रो का तो डिफरेंस ही पूछ देते हैं कि माइक्रो में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं. तो मैक्रो में जो हम एग्रीगेट टर्म्स की जो है स्टडी करते हैं और माइक्रो में इंडिविजुअल. और अगर हम फॉर एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारा जो है जैसे यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगा, हमारा इन्फ्लेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आप जो कंज्यूमर के डिमांड एनालिसिस ये सारी चीज़ें जानते ही हैं, ठीक, जो पर्टिकुलर एक फॉर्म के इक्विलिब्रियम वगैरह की बात करते हैं, ठीक. तो और यहाँ पे एक और टर्म है जो कि पूछा जा सकता है, लेकिन इंटरव्यू में जनरली आपसे देखिए वही चीज़ें पूछेंगे जो आपका जो है पूछा, मतलब कि ऐसे कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ या ऐसी चीज़ जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो वो आप सबसे पूछी नहीं जाएगी. ऐसे जो जनरल टर्म में हमेशा से पूछा जा रहा है, जैसे जो दिमाग में रहता है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग, वही टॉपिक होगा. और ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, ठीक. तो जैसे किन्स को बोलते हैं, ठीक. माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है कॉन्सेप्ट किसने डिफ़ाइन किया था, तो रैगनर फ्रिस ने किया था. इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर वो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं. अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की कहाँ से पूछेंगे, ठीक. तो सबसे पहले तो आप जो है डिफिनेशन वगैरह को देख के जाइएगा इकोनॉमिक्स के, जिसमें हम वेल्थ डिफिनेशन जैसे एडम स्मिथ का हो गया जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, वेलफेयर, जैसे इनके कुछ 4-5 जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उससे रिलेटेड, वेलफेयर, मार्शल, पीगू ना. तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा. उसके बाद हम जो है बात करेंगे तो ऐसे कि डिमांड कर हमारा जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है. देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है वो माइक्रो से ही बनेगा और एक इंडियन इकोनॉमी से बनेगा. एक माइक्रो से बनेगा और एक इंडियन इकोनॉमी से बनेगा. उसके पीछे की वजह, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है बेस माना जाता है इकोनॉमिक्स का, और इसको जो है प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, आपको पता है. तो ये इकोनॉमिक्स का बेस है, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले इंडिविजुअल करते हैं, देन मैक्रो में जा कर के एग्रीगेट हम करते हैं, ठीक. और इंडियन इकोनॉमी में हमारा करेंट पार्ट आ जाता है जो कि इंक्लूड होता है करेंट. और करेंट जब हम इंक्लूड करते हैं तो करेंट को वो जो है आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी इंक्लूड कर, मतलब रिलेट कर सकते हैं, और इसको जो है मैक्रो से भी रिलेट कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप इंडियन इकोनॉमी में आपको जो है SLR, CLR ये सारी चीज़ें देखें, CRR, ठीक. तो वहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, और फिर अगर इकोनॉमी को के क्वेश्चन से लेके देखेंगे कि इस वक्त इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है या इन्फ्लेशन चल रहा है या क्या, तो हम कौन से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या यूज करेंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी को लेकर के. और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, तो इसमें जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको जो है वी शेप्ड रिकवरी में, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए वी शेप्ड ग्रोथ को हमने जो है ऑप्ट किया है, जो हमारा कि बजट का 2021-22 का जो है
वो बेस थीम भी है। और उसके अलावा जो है हमारा ये है कि हम काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी जो है यूज करेंगे। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम जो है जिस सिचुएशन में जो होगा, जैसे कि अगर रिसेशन का सिचुएशन है तो उसमें हम जो है एक्सपेंशनरी, और अगर जो है हमारा इन्फ्लेशन है तो हम उसको जो है कॉन्ट्रैक्शनरी। काउंटर साइक्लिकल का मतलब जो भी साइकिल चल रहा है, ये जो साइकिल है हमारा, ठीक, इस साइकिल जैसे कि बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, देन रिकवरी, तो ये हमारी इकोनॉमी जिस वाले साइकिल में होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है काउंटर साइक्लिकल यानी इसके अगेंस्ट जो है काउंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है पॉलिसी यूज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जहाँ तक मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी से ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है करेंट पार्ट जो है ज़्यादा इंक्लूड होते हैं। और करेंट को जो है ये इससे इकोनॉमिक्स से रिलेट करके जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारा इकोनॉमिक क्या हुआ, रिसेशन हुआ, स्टेबलाइज हो गया, मतलब कि स्टैग्नेंट हो गया, ठीक, और फिर हमारी ग्रोथ कैसे हुई, क्या इस वक्त ये जो अभी करेंट में आप देख सकते हैं, तो आपने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा होगा जो हमारी इस क्वार्टर की जो ग्रोथ हुई है वो अब तक की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। आई थिंक अराउंड 8 पॉइंट समथिंग थी, जो कि हमारे कोरोना पेंडेमिक से पहले भी कोरोना पेंडेमिक के पहले भी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, जो कि कोरोना पेंडेमिक के बाद है, जो कि काफ़ी चर्चा में रही, ठीक। तो इस तरीके क्या है कि वो जो पैनल होगा वो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होंगे, और जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं वो अपने करंट की चीज़ों को जो है अच्छे से जानते होते हैं, न्यूज़ वगैरह जो है अपडेट रहते हैं, और उसके साथ वो जो है एनालिसिस जो करते हैं। जैसे अगर उनका बजट आ गया, ठीक, बजट आया तो वो बजट का एनालिसिस करते हैं कि बजट का एनालिसिस कर देंगे कि ये हमारे जो है किस मीडियम वर्क के लिए, हर किसके लिए अच्छा होगा और इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा या नहीं, या किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो ये सारी चीज़ों का जो है एनालिसिस करते हैं। तो वो अप टू डेट रखते हैं, तो वो जिस भी सिनेरियो का होता है उस सिनेरियो को पकड़ के जो है अपडेट एनालिसिस करते रहते हैं। तो वो इस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी में जो भी हमारे करेंट टॉपिक होंगे, ठीक, बैंक रेट्स, यार ये नहीं मैं कहूँगी कि आप बैंक रेट पढ़ के जाओ कि कितने % है, मैंने पहले ही बोला कि वो कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं पूछेंगे। बैंक रेट कितने % है, क्योंकि वो उनको भी खुद नहीं पता होगा कि बैंक रेट हमारा जो है 3.35 है या 4 समथिंग है, ठीक, यही दो में से कुछ है। तो बैंक रेट 4 या 3.35, तो इसमें जो है कि ये सही होगा या ऐसे, क्योंकि वो ये सारी चीज़ों पे नहीं जाते, ठीक। वो मतलब इसका ये इंक्रीज होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जैसे कि ये काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी के अलावा जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि हमारा रिसेशन होगा या इकोनॉमी में इन्फ्लो होगी, या कुछ ऐसे जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, इससे क्या इंक्लूजन होगा, और हम इंक्लूजन क्यों नहीं हो रहा है। सरकार तो सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर रही है, बट इंक्लूजन हो क्यों नहीं रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी वो मतलब कि आपसे आपकी डेप्थ नॉलेज पूछी जाएगी, जो कि इससे रिलेट नहीं होगी कि आपको एक फैक्ट आती है या थ्योरी, बल्कि इससे रिलेट होती है कि आप इकोनॉमिक्स को कितना समझते हैं। जैसे मुझे एक PhD में जब एंट्रेंस के लिए गई तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है सक्सेसफुल कब होगा। अगर जैसे कि अगर इकोनॉमी में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, उनका क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर इकोनॉमी में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सक्सेसफुल नहीं होगा, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक, ये आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कंज्यूमर को अच्छे से नहीं पता होता, और जब कंज्यूमर को चीज़ें अच्छे से पता ही नहीं होती है तो वो ऑप्ट कैसे करेगा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही होता है कि जिनके बारे में जो हमारा डिमांड साइड हो या सप्लाई, जैसे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर, दोनों को अच्छे से पता हो कि हमारा जब तक आपको सर्विसेज के बारे में अच्छे से पता नहीं होगी तब तक आप उसको ऑप्ट नहीं करेंगे कि नहीं इसमें हमारा बेनिफिट है या नहीं है। तो ये असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आपका जो है मैक्रो में भी आता है, इंडियन इकोनॉमी में भी आता है,
और इंटरनेशनल में भी आता है। और इसको उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि आज के टाइम में क्या 4-5 सालों से करेंट टॉपिक है, उसमें चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें पूछ सकते हैं। वो आपसे थ्योरी बेस्ड नहीं पूछते कि नहीं ये होगा या इतने परसेंट या ऐसे, नहीं। जैसे कि इकोनॉमी पे अभी मैंने बताया क्या इम्पैक्ट पड़ा। अभी जैसे चाइना और या जो यूएसए का जो है बिजनेस वॉर जो चल रहा है, जो शीत युद्ध एक तरीके से होता है जो इनडायरेक्टली है, उससे क्या ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन जा भी सकते हैं। लेकिन तो हम जो है अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या क्या पूछ सकते हैं, ठीक। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने कल बता ही दिया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। उसके अलावा जैसे लॉ ऑफ डिमांड से कि जो है कि मार्शल ने दिया था, तो वाई डिमांड्स कर्व स्लोप डाउनवर्ड, हमारा जो है डिमांड का जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, इससे जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। और प्राइसेस किसके चेंजेज होते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अक्सर मोस्ट प्रोबेबली हर इंटरव्यू में किसी न किसी से पूछ ही लिया जाता है कि एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। तो एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है कि जब हमारा ड्यू टू चेंज इन प्राइस हमारा जो है क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है, तो इसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड जब हमारा प्राइसेस सेम होता है और कुछ वजह से, जैसे कि हमारा वॉर हो गया या और कोई भी कंडीशन जो चेंज होती है, जैसे टेस्ट प्रेफरेंसेज, उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड या लेफ्टवर्ड, तो इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर सरप्लस की, हम बात करेंगे, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसके अलावा जो है क्या इकोनॉमी में कंज्यूमर सरप्लस सबसे ज़्यादा ऐसे, मतलब कि आज के टाइम में आप देखेंगे तो एक ही जो शॉपकीपर है वो एक ही चीज़ को किसी और को किसी और प्राइस में, किसी और को किसी और प्राइस में, इवन जब कोविड था तो उस टाइम पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है प्राइसेज पे जो है सामान बेचा है। तो इस तरह की सिचुएशन पे वो कंज्यूमर सरप्लस को रिलेट करके पूछ सकते हैं, ठीक। और जो है कि कॉस्ट वाले से तो जहाँ तक मुझे लगता है वो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली और जनरली यही बनता है कि कौन सा कर्व यू शेप्ड में होता है, कौन सा कर्व यू शेप्ड में नहीं होता है, और टीएफसी एएफसी में क्या इंक्लूडेड होता है, और रेंट वाली चीज़ें जो होता है क्वाजी रेंट एंड ये वाला। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो कि अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इम्प्लिसिट हमारा जो है इंटरप्रेन्योर का जो पर्सनल चीज़ होता है वो होता है, एक्सप्लिसिट में जो रेंट वगैरह आ जाते हैं, लेबर वगैरह के, वो हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है एक इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक। ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अकाउंटिंग में हम केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं एंड इकोनॉमिक कॉस्ट में हम दोनों को लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट में कौन कौन से क्वेश्चन, तो एक तो ये हो जाएगा कि सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक। तो एबव एवीसी जो हमारा एमसी कर्व होता है वही सप्लाई कर्व हो जाता है। और मोनोपोलिस्ट, और आपको जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के, और उसके साथ ये कि क्या रियल लाइफ में इस वक्त जो है परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पे पाया जाता है और मोनोपोली कहाँ पे। तो मोनोपोली हम जनरली एज्यूम करते हैं कि रेलवे का होता है, ठीक। इस टाइम पे एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन जो है एग्रीकल्चर में होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जीरो, लेबर जीरो होता है। और उसके अलावा जो है परफेक्ट कंपटीशन में जो है कोई भी बैरियर टू एंट्री नहीं है, मतलब बैरियर नहीं है और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और वहाँ पे जो है परफेक्ट कंपटीशन है, उसी वजह से जो है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी जीरो होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक।
और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इतना ज़्यादा टेक्निकल और इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप कंज्यूमर सरप्लस और एंजल कर्व और आईसी कर्व, इलास्टिसिटी से रिगार्डिंग जो है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके माइक्रो से बनते हैं और मैक्रो से। तो मैक्रो से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन में तो आप समझिए क्लासिकल और किन्सियन का डिफरेंस, क्लासिकल एंड किन्सियन का जो है डिफरेंस। जैसे क्लासिकल अपना जो है लॉन्ग रन को मानते हैं, किन्सियन आपका जो है शॉर्ट रन को मानते हैं। क्लासिकल जो मानते हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और किन्सियन कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल स्पेशल केस है। फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज़ नॉट अ जनरल फिनोमिना, ठीक। और यहाँ पे ये जो है ये जो है हमारा जो है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को नहीं मानते हैं, ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को ज़रूरी मानते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मानते हैं कि रेट सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा डिटरमाइन होता है। और यहाँ पे जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमारा जो है इनकम से डिटरमाइन होता है। आपने जो है एमपीएस और एमपीसी पढ़ा है, जहाँ पे आपका पता है कि कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, और वही से जो है हमारी चीज़ें निकलती। तो इस तरीके के जो है डिफरेंस है। कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अगर आप बात करेंगे तो जैसे हमारा जेबीसे हो गया, माल्थस हो गया, रिकार्डो हो गया, एडम स्मिथ हो गए, ये हमारे क्लासिकल्स में आ जाएंगे। और किन्सियन तो किन्स का है स्टार्ट, ठीक। तो किन्स की कुछ बुक के बारे में भी आप बता सकते हैं, मतलब में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आपका पेपर में पीजीटी का पेपर देखिए तो वहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो है आपसे किन्स के बारे में काफ़ी पूछा गया। और यहाँ पे आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, नोबेल 2021, ठीक। नोबेल 2021 को आप ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें से एक डेविड करके कुछ है और एक आद्रे, मतलब तीन नाम हैं, ठीक। मैंने आपको जो है अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं तीनों के नाम। तो नोबेल 2021 कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं भी अगर करेंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है नीरज चोपड़ा से, जो कि हमारे जो है कि ओलंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट, उनसे भी बन सकते हैं, पूछ सकते हैं मैं भी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिलेबस का कोई दायरा नहीं है, ठीक। और एक इकोनोमेट्रिक्स से भी क्वेश्चन कभी कभी क्या है, पैनल में अगर कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि आपसे पूछ दिया कि जब इंट्रोडक्शन पार्ट वाला आप कर रहे हैं तो वहाँ से पूछ देगा कि आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि क्योंकि वो उनके पास जो है आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिग्री होती है, वो देख रहे होते हैं। तो इसमें जब आपकी में भी, क्योंकि मुझसे ऐसा हुआ है, तो एमए की ये जो है डिग्री की ये सब्जेक्ट्स हैं आपके और ये मार्क्स हैं, ये देख लेते हैं और बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपसे पूछ लेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो कुछ लोगों का मान लीजिए बोलेगा माइक्रो, कुछ मैक्रो, उसी में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोल देंगे इकोनोमेट्रिक्स यानी मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें। तो इकोनोमेट्रिक्स अगर बोल दिया तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कि ओएलएस से गॉस मार्को थ्योरम, ब्लू, आपको ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, हेट्रो के बारे में थोड़ा सा ऑटो के बारे में, क्योंकि पूछना चाहे तो वो कई जगह से पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो सुबह से जो है आपका जो है पैनल जो है सुबह से जो है इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कौन से नंबर पे आए, क्योंकि वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर शाम को 5 बजे तक चलने वाला है। और एक स्टूडेंट का अगर 10 से 15 मिनट चल रहा है तो 2-4 लोगों का वो जो है कि सेम टॉपिक से पूछेंगे, लेकिन फिर एक ही टॉपिक्स तो नहीं पूछेंगे ना। और एक जो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है, अगर उसको जो है ज़्यादा अगर मैथमेटिक्स उसका अच्छा नहीं है तो बाकी वो इंटरनेशनल और ये सारी चीज़ों को जो है कवर करेगा, माइक्रो मैक्रो तो करेगा ही, ये करेगा। और अगर वहाँ पे कोई पैनल में ऐसा है जो मैथ से एमए भी हो, इसके वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो इकोनोमेट्रिक्स में आप जो है ब्लू, हेट्रोसिडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी, इनके बारे में थोड़ा चीज़ें जानते रहिए। जैसे कि आपका यूनिट रूट टेस्ट किस लिए होता है, ठीक, स्टेशनरिटी के लिए, आर्गुमेंटेड डिक्की फुलर, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, एफ-टी टेस्ट, काई स्क्वायर, इनका ये नहीं कि क्या होता है ये, नो,
कितने ज़्यादा नंबर पे, मतलब कि इनके लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑब्जर्वेशन की, सैंपल ऑब्जर्वेशन की, उनकी कितनी होती है। जैसे कि हमारा जो है TF है, ये लेस देन 30 के लिए होते हैं, ठीक। काई स्क्वायर है, फिर हमारा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 50 के लिए होता है, लेस देन 50, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा जो है ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। तो ये हम जो है इकोनोमेट्रिक्स का हो गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आज के टाइम इंटरनेशनल में देखिए ISLM भी आते हैं और हमारा जो है ट्रेड टैरिफ से रिलेटेड आते हैं, ठीक। तो वो जो है किस में पूछ देंगे ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरी बेस्ड ये नहीं पूछने जाएंगे। हाँ, ये इकोनॉमिक्स या ऐसे करके वो पूछ सकते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक्स है, कुछ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो भी आप अगर आपने से पूछ दिया कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, इस तरीके की चीज़ें, ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपको आपकी काबिलियत की, तो आप जो है नेट पास करके ही जा रहे हैं और आपने जो है पेपर 1 जो है क्वालिफाई, यानी कि आपका GS प्लस कोर सब्जेक्ट आपने क्वालिफाई करके गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट में डीप में जाएंगे नहीं। लेकिन एक इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है, तो इंटरव्यू वो आपसे लेंगे, क्योंकि लिखने और जैसे कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड और ओरल और रिटन दोनों में डिफरेंस होता है। कुछ लोग जो है ओरल नहीं कर पाते हैं, रिटन अच्छे से कर लेते हैं। तो इंटरव्यू वो लेने का उनका मकसद यही होता है कि कॉन्फिडेंस कितना है बंदे में, वो फेस कर सकता है लोगों को या नहीं कर सकता है, लोगों से बात कर सकता है, अपनी बातों को जो है बिना डरे बिना हिचकिचाए रख सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता, सब्जेक्ट का नॉलेज तो आप जो है पास करके आ चुके होते हैं, ओवरऑल आपका जो है नॉलेज होता है, ठीक। जिसमें आपका जो है एक्सपीरियंस और आपका जो है प्रैक्टिस, आपका जो है एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने इंटरव्यू में फेस किया है कि एक इंटरव्यूअर आप में क्या देखना चाहता है। सबसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहें, ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहें, कॉन्फिडेंस रहे। एक लिमिट जो होती है, एक दायरा जो होता है, वहाँ तक का कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, ठीक। लेकिन उनसे बहस वगैरह बिल्कुल ना करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप उन्हें मना कर दें कि सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं जा कर के घर वापस से ये पढ़ाई कर लूँगा, ठीक। लेकिन उन्हें ये क्योंकि वो उनको सारी चीज़ें को नॉलेज है और कुछ चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है, ठीक। तो ये जो है मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप आपको जो है इससे थोड़ा बहुत मदद मिले। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के जो 2 सेशन हैं हम उसके बारे में भी बहुत जल्दी से बात करेंगे। तो आई होप जो है आप सबका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाए और आप लोग जो है इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएं और आपके पास आपका जॉब लेटर हो, ठीक। थैंक यू सो मच।